जय श्री कृष्णा। आज की कहानी है सफ़र, नई सीख। सफ़र अंग्रेजी के सफ़र से कहीं बेहतर होता है हिंदी का सफ़र। सफ़र यदि खुशनुमा हो तो यादों में मुस्कान सहेज लेता है। यदि सफ़र मुश्किल हो तो हालातों से लड़ना सिखा देता है। हर हालत में हर सफ़र, यात्रा का हो या जीवन का, नई सीख ज़रूर देता है। फरवरी का महीना मगर बम्बई की गर्मी अप्रैल की याद दिला रही थी। वैसे यहाँ मेरे मामा जी रहते हैं तो मैं उनसे मिलने मैं और मेरी माँ यहाँ आए हुए थे। सच कहें तो बम्बई है तो माया नगरी, शायद इसीलिए यहाँ के लोगों में मेलजोल कम ही देखने को मिलता है। पड़ोसी को भी पड़ोसी से दो बोल हंस देखना बड़ा मुश्किल है। खैर, आज हमें फिर अपने घर यानी राजस्थान के लिए रवाना होना था। ट्रेन की टिकट आखिरी समय में आकर कैंसिल हो गई। शायद किस्मत ही ख़राब थी। काफ़ी समय बाद जनरल डब्बे में सफ़र करने वाले थे तो स्टेशन भी तय समय से 1 घंटा पहले हम स्टेशन पर पहुंच गए। स्टेशन पर भीड़ तो इतनी नहीं थी, मगर सीट मिल जाए तो सफ़र आसान बन जाता है। लेकिन भीड़ का भरोसा ही नहीं, ट्रेन छूटने से पहले स्टेशन खचाखच हो ही जाता है। तय समय पर हमारी ट्रेन भी प्लेटफॉर्म पर आ गई और हम अपनी सीट पर बैठ गए ताकि अब भीड़ आए चाहे कितनी भी हो, बैठने की सीट तो होगी। करीब 40 मिनट बाद ट्रेन के इंजन से आवाज़ आई। बस ये सफ़र अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तैयार था। ट्रेन चल पड़ी। 3-4 स्टॉप के बाद बोरीवली स्टेशन पर काफ़ी भीड़ चढ़ी। उस वक्त मेरी आंख लग गई। मैं जानती थी भीड़ तो बहुत होगी, इसलिए आराम फरमाओ। 1 घंटे बाद मेरी आंख खुली तो जनरल डब्बे की भीड़ से मुझे ज़रा भी हैरानी नहीं हुई। इस बीच मेरी नज़र एक 40 से 45 वर्षीय बुरखे में मेरे सामने बैठी महिला पर गई। शक्ल से आयु का अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता था। काफ़ी देर बाद उन्होंने मुझे देखकर हल्की मुस्कुराहट लाते हुए पूछा, बेटा चने खाओगी? और जैसा हमें अपने माता पिता सिखाते हैं कि अनजान से कुछ नहीं लेते, तो बिना सोचे समझे मैंने हल्की मुस्कान के साथ उन्हें मना कर दिया। मगर वे ज़बरदस्ती मेरे हाथों में चने देते हुए बोली, ये लो और खाओ, सफ़र अभी लंबा है। और उन्होंने काफ़ी लोगों को चने दिए। फिर बातों का सिलसिला शुरू हुआ। मैंने पूछा, आंटी कहाँ जाओगे? तो वे बोली, सूरत। वो क्या है ना, मेरी बहन को छोड़ना है। तो मैंने कहा, फिर आप आए कहाँ से हो? तो वे बोली, मैं कलकत्ता की हूँ, मगर बेटे के ससुराल आई थी बम्बई। बस अब बहन को सूरत छोड़कर कलकत्ता जाऊँगी। पता नहीं, उनसे बातें करने और सवाल पूछने का मेरे मन में जिज्ञासा बढ़ने लगी। और शायद वे भी इसी तरह से बात कर रहे थे जैसे काफ़ी अच्छे से हमें जानते हो। फिर वे बोली, मुझे बेटी के लिए लड़का भी देखना है, तो वो भी काम हो जाएगा। फिर मैंने पूछा, अच्छा आंटी, आप मक्का मदीना तो गए होंगे ना? तो वे बोली, हाँ बेटा। और अपने फ़ोन से अपने हज की यात्रा के सारे फ़ोटोज़ वहाँ बैठे सभी यात्री को दिखाने लगी। बातों बातों में मैंने उनके नाम का पता चला। उनका नाम था शकीना बानो। वो एक जेल में खाना बनाने का काम करते थे। अपने जीवन के सबसे कठिन दौर, जब उनके पति की मृत्यु हुई और कैसे उनके परिवार वालों ने उनका साथ छोड़ दिया, वो सारी घटनाएं वो सहजता से बता रहे थे। फिर उन्होंने बोला, मैंने अरब देशों में भी काम किया है। तब उनकी बातें
मैं गौर से सुनने लगी। वे बोली, वहाँ के कायदे कानून काफ़ी सख्त है, लेकिन शहर बड़े ही खूबसूरत है। फिर मैं कुछ बोलती उससे पहले ही वे बोल पड़ी कि हमारे देश जैसा सुकून नहीं है। तब मैं बोली, हाँ आंटी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली। हमारे भारत को यूं ही विविधता में एकता का देश नहीं कहते। यहाँ की तो माटी भी इतना सुकून देती है, और खूबसूरत तो बेहद है हमारा भारत। उनकी बातें मेरे चेहरे पर मुस्कान ला रही थी। अब खाने का समय भी हो गया था। सभी यात्री अपना अपना खाना खा रहे थे। तब हमारे सामने दूसरे यात्री ने शकीना बानो को खाना खाने का पूछा, तो उन्होंने उनसे खाना लेते हुए बोला, ये रोटी इतने सम्मान से दे रहे हैं तो मैं ज़रूर खाऊंगी। आखिर इसी के लिए तो हम सब इतनी मेहनत करते हैं। और फिर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। थोड़ी देर बाद ठंडी हवा से मेरी आंख लग गई, और जब आंख खुली तो वो उतर चुकी थी। मैं मन ही मन में सोच रही थी कि काश मैं उनको बोल ही नहीं पाई कि थैंक यू आंटी, आप जैसे लोग हैं हमारे देश की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। सच क्या सोच थी उनकी। यही सोचते सोचते हम भी अपनी मंजिल पर पहुंच गए। थैंक यू।